जो सबसे बड़े दो घोटाले इस वक्त गुजरात में चल रहे हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। देखिए पिछली बार ये ऑलमोस्ट पूरे गुजरात में साफ ही हो गए थे, कोस्टल बेल्ट में पूरी तरह से साफ थे। लैंड तो वहाँ पे ऐसे बढ़ रही है कि कोई भी उद्योगपति जाओ और वहाँ पे लैंड ले लो। हालात ऐसे हैं कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलिए, वो आपको किसी न किसी मुकदमे में फंसा देंगे। वहाँ पर वो देश में रहते हैं तो गोडसे की बात करते हैं, सावरकर की बात करते हैं। विदेश से कोई व्यक्ति भारत में आता है तो सबसे पहले उसे गांधी के आश्रम में ले जाया जाता है। गुजरात मॉडल की मैं अगर बात करूँ तो पिछले बहुत दिनों के रिसर्च के बाद ये कुछ फैक्ट्स हम लोग लेकर आए हैं और गुजरात के लोगों को ये रंगा और बिल्ला की जोड़ी से मुक्त करेगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। 4 लाइन से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। उज्ज्वला से ना उजाला हुआ, ना स्वच्छ भारत से सफाई, काले धन का पता नहीं और बढ़ गई है महंगाई। 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए। गुजरात मॉडल की मैं अगर बात करूं तो पिछले बहुत दिनों के रिसर्च के बाद ये कुछ फैक्ट्स हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें पूरे गुजरात की हकीकत आप लोगों के माध्यम से गुजरात की जनता तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। अगर गुजरात के इश्यूज़ की बात की जाए तो चाहे कोल ब्लॉक घोटाला हो या लैंड का घोटाला हो, जो सबसे बड़े 2 घोटाले इस वक्त गुजरात में चल रहे हैं वो कोयले का है और दूसरा लैंड अलॉटमेंट का है। कोयले की अगर मैं बात करूं, सोर्स क्या है, कहाँ की सोर्स है ये जो सोर्स हैं ये सारे आपके मीडिया के साथियों के ही सोर्स हैं। कुछ गवर्नमेंट के जो न्यूज़ पब्लिश होती है वो सारे सोर्स हैं। ये सारे ऑथेंटिक सोर्स से जो न्यूज़ और जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर कोल की मैं बात करूँ तो 6000 करोड़ से ज़्यादा का कोल घोटाला पिछले 14 वर्षों में गुजरात में हुआ है। इस पर अलग अलग राज्यों में ये भेजा जा रहा है, टैक्स की चोरी की जा रही है और लैंड अलॉटमेंट ये सबसे बड़ा इशू है। वहाँ पे अडानी ग्रुप को जो है मुंद्रा पोर्ट और मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर पर लैंड अलॉट की गई है। 1 रुपये, सिर्फ 1 रुपये, जिसकी वैल्यू कम से कम 10,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि देश का जो एयरफोर्स है, साउथ वेस्ट एयर कमांड ने वहां पर 4,04,700 स्क्वायर मीटर लैंड की डिमांड की थी और वो 1100 रुपये पर स्क्वायर मीटर सरकार को देने के लिए तैयार थे। लेकिन इसके बावजूद वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने रहेजा ग्रुप को 4,70,000 स्क्वायर मीटर जो लैंड है वो वहाँ पे अलॉट की है और वो सिर्फ 470 रुपये पर स्क्वायर मीटर पे उन्होंने लैंड का अलॉटमेंट किया है। तो आप ये डिफरेंस देखिए कि किस तरीके से देश के सेना को, देश के लोगों के भावनाओं को आहत कर कर व्यापारी वर्ग को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, एसआर ग्रुप को जो है 2,08,000 स्क्वायर मीटर लैंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर रोक लगा रखी है, फॉरेस्ट लैंड है, उसको भी उन्होंने अलॉट करने का काम किया है, वहाँ की सरकार ने किया है। लेकिन गुजरात मॉडल 5 साल में आपको लगता है कि ये सभी चीजें रह गई, इतने बड़े बड़े इश्यूज बिल्कुल काम नहीं हो पाया? बिल्कुल, ये सारे इश्यूज हैं जो जनता की पहुंच से दूर हैं, क्योंकि गुजरात में हालात ऐसे हैं कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलिए, वो आपको किसी न किसी मुकदमे में फंसा देंगे वहाँ पर। और मेरे बहुत सारे मीडिया के साथी हैं जो मुकदमे झेल रहे हैं गुजरात में। आप मानते हैं कि एक्चुअल मुद्दों को दबाया जा रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से एक्चुअल मुद्दों को दबाया जा रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण जो है भी इंग्लैंड के जब राष्ट्रपति यहाँ आए हैं तो किस तरीके से पर्दे लगाए जा रहे हैं। गुजरात मॉडल का जो विकास है उसको छुपाने का काम वहाँ की सरकार कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बोरिस जॉनसन का 2 दिवसीय दौरा? निश्चित रूप से ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे देश में आते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और तमाम चुनाव में गुजरात मॉडल को बखान किया था कि गुजरात मॉडल आप देखिए। गुजरात मॉडल पूरी तरीके से फेल है। गुजरात में मिनिमम वेजेस का इशू इतना ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है,
आज वहाँ पर चाहे हॉस्पिटल्स में जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो लोग लगे हुए हैं उनके वेजेस मिनिमम वेजेस से कम मिल रहा है उनको। कोर्ट में जो लोग लगे हुए हैं लेबर क्लास में उनको मिनिमम वेजेस से कम मिल रहा है। वहाँ के जो सर्किट हाउस, जो गवर्नमेंट के सर्किट हाउस है, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लगे हुए हैं उन सबको मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है। तो गुजरात की सरकार तो मिनिमम वेजेस तक नहीं दे पा रही है लोगों को। एक आपने सवाल पूछा था, उसमें से एक सवाल है कि जिस तरीके से आपने बताया कि जो कुछ कॉरपोरेटों को सरकार डायरेक्ट रूप से जो है वो फ़ायदा पहुंचा रही है। निश्चित रूप से वाइब्रेंट गुजरात के अंदर जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है उनको बिना ऑक्शन के लैंड दी जा रही है। लैंड तो वहाँ पे ऐसे बढ़ रही है कि कोई भी उद्योगपति जाओ और वहाँ पे लैंड ले लो। और पीएम मोदी पर तो विश्वास ऐसे ही किया जाता है कि गुजरात से निकले वो प्रधानमंत्री जो चाय बेचते थे और एक अलग ही इतिहास रच दिया। अब आप गुजरात पर भी बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री पर भी बोल रहे हैं, तो सीधा अटैक आप कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कहीं भी विदेश में जाते हैं तो वो गांधी की बात करते हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कभी भी गांधी की नहीं रही है। वो देश में रहते हैं तो गोडसे की बात करते हैं, सावरकर की बात करते हैं, लेकिन जब भी कोई विदेशी प्रतिनिधि आता है या विदेश से कोई व्यक्ति भारत में आता है तो सबसे पहले उसे गांधी के आश्रम में ले जाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है। आप कह रहे हैं दो तरफी राजनीति हो रही है। बिल्कुल, वो दो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और सेम वही हालत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की है। जब वो देश में होते हैं तो कुछ और बोलते हैं, विदेश में होते हैं तो कुछ और बोलते हैं। इसका एक और उदाहरण आप लोगों को देना चाहूँगा कि जब भी संसद चल रही होती है तो जब संसद में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि कांग्रेस जो है वो संसद को चलने नहीं दे रही है, एक तरफ जब वो बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि विपक्ष बहुत कमज़ोर है। जब कमजोर विपक्ष है तो वो संसद को चलने से रोक सकता है क्या? मतलब आप कह रहे हैं कि अपने हिसाब से परिभाषाएं बनाई जा अपनी रही है बीजेपी की तरफ समय पर वो अपनी परिभाषाएं खुद ही बना लेते हैं और खुद ही उसे फिर बिगाड़ लेते हैं। गुजरात चुनाव में एक बहुत बड़ा चेहरा अमित शाह भी रहने वाले हैं और पीएम मोदी भी रहने वाले हैं, तो दोनों ही जिनको जानते हैं लोग कि गुजरात से सीधे ताल्लुक रखने वाले दो बड़े चेहरे, तो गुजरात चुनाव में आखिर क्या होने वाला है और कितना मजबूत आप विपक्ष को मानते हैं? देखिए, पिछली बार भी जो सीटों का अंतर था वो बहुत कम रहा था, बिल्कुल नेक टू नेक के करीब आ गए थे। 11 या 12 सीटों का ही अंतर पिछली बार रह गया था। और इस वक्त अमित शाह जी भी गुजरात से हैं और भी कई मंत्री गुजरात से हैं। अगर गुजरात में ये अच्छा काम कर रहे होते तो इन्होंने थोड़े दिन पहले ही मुख्यमंत्री बदला। इनका तो डोमिनेट करने का नेचर है अमित शाह जी का और मोदी जी का। जब तक इनकी कोई बात मानता है तब तक वो कुर्सी पे रहता है, जब इनकी बात नहीं मानता है तो वो ये कुर्सी से हटा देते हैं। फिर से प्रभाव पड़ने वाला है उसका, जो आप कह रहे हैं कि नेक टू नेक लड़ाई, बहुत फाइट। निश्चित रूप से मुझे देखिए, पिछली बार ये ऑलमोस्ट पूरे गुजरात में साफ ही हो गए थे। कोस्टल बेल्ट में पूरी तरह से साफ थे। ये तो जो शहर थे बड़ोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, यहाँ से इन लोगों ने लीड ले ली। तो शहरी क्षेत्र में कांग्रेस इस बार ज़्यादा मजबूती के साथ काम कर रही है। गाँव में तो हम लोग वैसे ही बहुत मजबूत हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग इस बार गुजरात में सरकार बनाएंगे और गुजरात जो पिछले 25 सालों से हर एक क्षेत्र में पिछड़ रहा है उसको, विकास को फिर से पटरी पे लाने का काम अगर इस देश में कोई कर सकता है, गुजरात में अगर कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो क्या विपक्ष अब गुजरात में मैदान में उतर चुका है पूरी तरीके से? गुजरात का विपक्ष पिछले 25 वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है मोदी सरकार के खिलाफ और अभी भी पूरी तरह से गुजरात की कांग्रेस एकजुट है, कहीं कोई बिखराव नहीं है। राहुल जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, सोनिया जी हमारी राष्ट्रीय नेता हैं और निश्चित रूप से पूरी पार्टी यूनाइट होकर गुजरात का इलेक्शन लड़ेगी और गुजरात के लोगों को ये रंगा और बिल्ला की जोड़ी से मुक्त करेगी। गुजरात की जनता को अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं चुनाव से ठीक पहले, कि उन्हें क्या सोचना चाहिए जितना समय उनके पास बाकी है? देखिए, कांग्रेस फैक्ट्स पे बात कर रही है, जो सच्चाई है वो हम लोग जनता के बीच में लेकर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि किस तरीके से पिछले 25 वर्षों में गुजरात का जो विकास है वो पटरी से पूरी तरह से उतर चुका है और फिर से उस विकास को पटरी पे लाना है तो कांग्रेस को सत्ता में लाना पड़ेगा।